Asia Naz Tanoli has requested for grant of leave 22nd January 2025 as leave granted. Mr. Muhammad Atif has requested for the grant of leave for 23rd January 25 has leave granted. Mr. Muhammad Sadullah has requested for the grant of leave from 20th to 26th is leave granted. Mr. Faisal Amin Khan has requested for the grant of leave for 23rd and 23rd January only as leave granted. Ms. Hina Rabbani Khar has requested for leave from 14th to 17th and 20th, 22nd, 23rd. I mean, it's from 14th, 17th, 20th, 22 and 23rd January 2025 is leave granted, yes. Ms. Amber Majid Khan has requested for the leave for whole Karam session is leave granted, yes, granted. Shazia Mari has requested for the grant of leave 10th February 2025 as leave granted. Mr. Asad Kaisar has requested for the grant of leave for 10th February 2025 is leave granted. अच्छा क्वेश्चन आवर भी खत्म, लीव एप्लीकेशंस भी हो गई सर। ये कॉलिंग अटेंशन डेफर करते हैं इसको, ऑर्गन्स हैं स्टेट के, आप समझें कि टूल्स हैं। आइटम नंबर 4 लिखा है कि आपकी ये हदूद है, उसके अंदर है जी। दरअसल आप बात करेंगे नहीं बस ठीक हो गया। आइटम नंबर 4 लेते हैं, कॉलिंग अटेंशन आपका ले लूंगा मैं। ये नहीं देखो, उसका मैंने तस्करा कर लिया कि हमने उमर साहब ने लेटर लिखा है, शिबली फराज साहब ने लेटर लिखा हुआ है एज ए लीडर ऑफ द सेनेट, क्योंकि आर्टिकल जो आइन का है वो यही कहता है कि उसमें अगर वज़ीर आज़म के और लीडर ऑफ द अपोजिशन की कंसेंसस ना हो जाए नामों पे, 3 नामों पार्लियामेंट्री पार्टी पे, तो जो पार्लियामेंट्री पार्टी के पास 3 नाम जाएंगे हर एक मेंबर के लिए, इसलिए हर मेंबर के 3 नाम जाएंगे। वो हमने वज़ीर आज़म और स्पीकर को लेटर लिखा, अभी तक वो पार्लियामेंट्री पार्टी बनी नहीं। हमारी गुजारिश है कि वो पार्लियामेंट्री पार्टी जल्द से जल्द बने, उस पर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम अपने नाम उनको देंगे। जी बिल्कुल। देखिए, हमारी नुमाइंदगी ये थी कि हम 2 अपोजिशन की जमातों का, नेशनल असम्बली से 2 मेंबर है, सेनेट से 2 मेंबर है, बाकी जज साहिबान है। आप लोगों के नोटिस में होगा कल एक लेटर लिखा गया था 2 जज साहिबान की तरफ से कि इसको पोस्टपोन करें और उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी। इसी तरीके से हमारी तरफ से अली ज़फ़र साहब ने एक लेटर कल भेजा था और उस लेटर में उसने भी यही इस्तदा की कुछ इशूज़ है, इसके लिए इस जो प्रोसीडिंग्स आप कर रहे हैं इसकी जो इजलास है इसको आप मौखर कर दें। वो मौखर होने की वो हो गई थी जिसमें हमने पार्टिसिपेट करके वो हम पार्टिसिपेट नहीं कर गए थे, हम गए थे, हमने अपनी ऑब्जेक्शन और रिजर्वेशंस उनके सामने रख ली थी एंड देन वी वॉकड आउट, क्योंकि हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि हमारी इस्तदा मंजूर नहीं हुई थी। बाकी अभी पता चला है कि कुछ जजेस की नॉमिनेशन हो चुकी है। लेकिन जो एलामिया जारी हुआ है उसमें इसका तस्करा नहीं है कि 2 जज साहब ने बायकॉट किया और आपने भी बायकॉट करके बाहर निकले। नहीं देखो, वो एलामिया में नहीं होगा क्योंकि ये हमेशा से कभी एलामिया का पार्ट नहीं रहता, लेकिन हमारे अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो प्रोसीडिंग इन कैमरा और प्रोसीडिंग्स की मिनट्स बनते हैं। जब मिनट्स आएंगे तो उसमें ये ज़रूर लिखा होता है, इसलिए हम बाहर आकर के तो नहीं बताते कि क्या हुआ है। वो हम बाहर ज़रूर आए थे, वो 2 जज साहिबान भी नहीं थे, लेकिन जब उनके मिनट्स होंगे तो उसमें ज़रूर होगा। बिल्कुल होता रहेगा, बिल्कुल यही होता रहेगा। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा मुख्तसर ज़िक्र करूँगा, इतना ही मैं ज़रूर कहूँगा, ये 13वां इजलास शुरू हो गया इस 16वीं असम्बली का। ये आखिरी इजलास होगा जो ट्यूसडे तक रहेगा, नेक्स्ट ट्यूसडे तक। इसी दौरान हुकूमत ने इब्तिदा में, इस हुकूमत की पास मैंडेट तो ना सही, लेकिन इन्होंने जो पहले दिन वादा किया था कि ये रिफॉर्म्स लेके आए, मैं आपको ये बताऊं उनमें से ये 1% भी नहीं कर सके। इवन अपने बजट में जो अहदाफ दिए थे कि इन चीज़ों की निचकारी होगी, उनमें से एक की निचकारी नहीं हो सकी। जो कानून में रिफॉर्म्स करने थे, चाहे वो ज़ाबिते फ़ौजदारी है, चाहे वो पाकिस्तान पेनल कोड है, चाहे वो एविडेंस है, या इवन दूसरे कवानीन है जिसका अवाम के बुनियादी हकूक़ के साथ ताल्लुक़ है,
एक सिंगल लॉ भी ये नहीं लेके आ सके। इन्होंने आज तक दुनिया में जितने वकूए हुए हैं, चाहे वो ईरान का था, चाहे सऊदीया का था, चाहे इवन द लेटेस्ट गजा पे स्टेटमेंट है, किसी एक स्टेटमेंट पे भी इस हुकूमत ने, इनके फॉरेन मिनिस्टर ने इस पार्लियामान में खड़े होकर के स्टेटमेंट नहीं दी। आज तक गजा पे जो स्टेटमेंट आई है, किसी ने, हुकूमत ने कोई लफ्ज़ नहीं कहा है इस पार्लियामान में। इसके साथ अगर आप हुकूमत को उठाएं तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे इनकी सबसे गिरी हुई मिसाल है। आप उसकी इकानमी देखें, इकानमी डाउन हो चुकी है। एक चीज़ मैं ज़रूर इसका जिक्र करना चाहता हूँ कि जब लास्ट इजलास था, ये कहा गया था शायद तनख्वाहें बढ़ाने के सिलसिले में कोई कानून साजी होगी और इस ईवान में आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर उस कानून साजी की मुखालिफ रही है और रहेगी जिसमें अपने आप को नवाजे और जिसमें तनख्वाहें बढ़ाएं। सबसे पहली बात यह है कि इस ईवान में बैठे हुए लोग सारे करोड़पति हैं, आपने और इनका गुजारा होता है। आपने इलेक्शन एक्ट ऐसा बनाया है कि मिनिमम खर्चा 1 करोड़ रुपए आप कर सकते हैं अगर आपने नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ना है। जो बंदा इलेक्शन पे 1 करोड़ रुपए खर्च करता है, उसका गुजारा होता है, उसके लिए तनख्वाहें बढ़ाना नामुनासिब है। तनख्वाह बढ़ाना हुकूमत की अपने वर्शन के भी खिलाफ है। हुकूमत कह रही है इकानमी बेहतर हुई है, हुकूमत कह रही है इन्फ्लेशन डाउन है, तो अगर इन्फ्लेशन डाउन है, इकानमी बेहतर है, फिर तनख्वाह बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? और इसके साथ अपने आप को नवाजने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको रद्द किया है और हम इसको रद्द करते हैं। कानून साजी नहीं हुई, एक ऑर्डर के थ्रू हुआ है जो इवन अदरवाइज मुनासिब नहीं है। साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 तारीख को 1 साल मुकम्मल हुआ, पाकिस्तान के अवाम ने एक तारीख रकम की है। जिस तरीके से 8 तारीख को निकले और उन्होंने हमारे सारे निशानात, किसी का चमटा, किसी का बैंगन, किसी का क्या कुछ, वो सारे निशानात डो के अवाम ने एक मैंडेट दिया था। 8 तारीख को जलसे में और पूरे पाकिस्तान में लोग निकले, उन्होंने अपने मैंडेट का दोबारा अदा किया। बिकॉज PTI समझती है कि बुनियाद है जमहूरियत की आपका वोट, उसका एहतराम। वो लोग ईवान में हों जिनके पास वो मैंडेट हो। मैंडेट का मुतालिबा आज भी हमारा है। शायद ये मैंडेट वाली हुकूमत होती तो आज 13वां इजलास जा रहा है, आप पूरा रिकॉर्ड दिखाएं, किसी एक इजलास में भी ये हुकूमत अपनी ईवान के सारे जो कोरम है वो कोरम पूरा नहीं कर सकी। हर सेशन पे 13वें सेशन पे इनका जो इजलास है वो कोरम की वजह से टूट चुका है। तो ये है इसकी हुकूमत की कारकर्दगी जो आपके सामने रखी है। बैरिस्टर साहब ये बताएं बुनियादी तौर पर आपने यकीनन 1 साल कारकर्दगी का तो पोस्टमार्टम कर दिया हुकूमत का। 4 रोज कबल मुत्तहिदा इख्तिलाफ का एक अहम इजलास हुआ और अब ये थी कि एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों में। आज आपके साथ जो अपोजिशन की दूसरी जमात ने जो सलूक किया है हुकूमत की मदद करके कोरम पूरा करने के लिए, इसके बारे में बताएं। 1 साल कारकर्दगी आपकी ये है कि आपने सदर को आईनी जवाब दिया, आपने वज़ीर आज़म को आईनी जवाब दिया, आपने स्पीकर को आईनी जवाब दिया, आपने चेयरमैन सेनेट को आईनी जवाब दिया। आपके तारीख के सामने ये नहीं है कि आप अपनी कारकर्दगी के आपने तमाम मुद्दों को आईनी जवाब दिया, इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जहाँ तक आज की कोरम का ताल्लुक है तो हमारे साथ जो अपोजिशन में सारे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो एहतजाज हमने किया कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मिला लीडर ऑफ द अपोजिशन पे, इस पे हमने किया। बाकी मौलाना साहब है तो मौलाना साहब हमारे साथ अपोजिशन में ज़रूर है, लेकिन वो हमारे अलायंस का परमानेंट एक हिस्सा नहीं बने हैं अभी तक, इसलिए अदरवाइज़ हमारे साथ है। तो हामिद रज़ा साहब की पार्टी वो भी हमारे साथ है, तो वो भी हम बाहर ही हैं। इसी तरह जो हमारे साथ है रामा लाजा नासिर साहब, वो भी हमारे साथ थे, और सच अगज़ैर साहब है वो भी हमारा। तो हमारा जो ये ऐसे किस्म के जब डिसीजन लेते हैं तो वो मुतफ़िका लेते हैं। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, देखिए हम पहले दिन से पॉइंट ऑफ ऑर्डर में आपको दिखाऊँ, जिस वक्त असम्बली का पहला इजलास हुआ, मैंने और उमर साहब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर सबसे पहले उनको ये कहा था कि ये ईवान इनकम्प्लीट है, इसमें रिजर्व सीटें अभी आनी है, लिहाजा ये जो भी आप प्रोसेस चलाएंगे ये इनकम्प्लीट होगा, इसका इंतज़ार करें। इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया, वो सीटें हमें मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑर्डर पास किए, आज तक वो ऑर्डर न सस्पेंडेड है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन नहीं कर रही, इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान रिटायर हो चुके,
इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो चुका है, उसके बारे में जो वज़ीर-ए-आज़म है आज तक उन्होंने लेटर नहीं लिखा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को कहे कि हम कंसेंसस डेवलप करें और आगे 3 नाम पार्लियामेंट्री पार्टी को दे। हमने उमर साहब ने लेटर लिखा, शिबली साहब ने लेटर लिखा, हम चाह रहे हैं वहाँ कमेटी बने और उसमें नाम चले जाएं ताकि ये प्रोसेस मुकम्मल हो। तो इसलिए उन्होंने वो न वोट अभी तक दिए हमारे, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया ताकि एमएनएस का नोटिफिकेशन हो, उन नोटिफिकेशन में भी आधों का नोटिफिकेशन हुआ है, बाकी आधों का नोटिफिकेशन आज भी बाकी है। उसी सिलसिले में आपको मालूम है केपीके से जो हमारे सेनेट के इलेक्शन होने थे, हर तरफ से सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, लेकिन आज भी सेनेट में केपीके की नुमाइंदगी नहीं है जो न्यू इलेक्शन से उसमें। तो ये तो हुकूमत की सवाबदीद है, हमने किसी को प्रोसेस नहीं दिया। हम अगर प्रोसेस में मुश्तरका है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान कर चुकी है, हम इनको लेजिटिमेसी नहीं दे रहे, इनके पास तो मैंडेट नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि हम बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम धरना नहीं देंगे, हमें पार्टिसिपेट करेंगे, सिस्टम का हिस्सा रहते हुए इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूँ, जो बैरिस्टर गौर साहब ने बात की है उसमें ऐड इन करूँगा कि जिस वक्त हमारे मेंबर्स के ऊपर रेड्स हुए तो कौमी असम्बली में मैं उठ के फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैंने स्पीकर को तजवीज़ दी कि आप एक स्पेशल कमेटी कायम करें कि आप ये तयन करें कि मेंबर्स के प्रिविलेजेस क्या हैं, क्या ये रेड्स उनके घरों पे, उनके लॉजेस पे हो सकते हैं या नहीं हो सकते। लिहाजा जिस वक्त यहाँ पे इस कौमी असम्बली का तकद्दुस पामाल किया गया और यहाँ पे एजेंसीज के लोग और सफ़ेद लिबास में मलबूस लोग और इस्लामाबाद पुलिस आई और हमारे एमएनएस को उठा के ले गई गैर आइनी गैर कानूनी तौर पे, उसके बाद एक स्पेशल कमेटी हमने इंसिस्ट की तो उन्होंने बनाई और वो जनाब खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में बनी। पर उस स्पेशल कमेटी का मकसद सिर्फ और सिर्फ 26वीं तरमीम के लिए इस्तेमाल किया गया। मुतअद्दद बार फ्लोर ऑफ द हाउस पे बैरिस्टर गौर साहब ने, मैंने, हमारे बाकी साथियों ने कहा है कि जी उस स्पेशल कमेटी को बुलाएं, जो हमारे लोग जिसमें इजाज चौधरी साहब हैं, जिसमें मियाँ गौस साहब हैं, हमारे बाकी साथी जिनको अरेस्ट किया जाता है, ये बाकी मसाइल जो आ रहे हैं इसके ऊपर बातचीत हो। पर इनके पास क्योंकि ये इनका रोल सिर्फ अर्दलियों वाला रोल है, सिर्फ गुलामों वाला रोल है, तो इनके पास वो हाथ में कुछ नहीं है। यहां पे ये भी मैं बात करता चलूं और एक पेशेंटगोई मैं करता हूं। पीका एक्ट में, डिजिटल पाकिस्तान एक्ट में पीपल्स पार्टी ने छुरी मुस्लिम लीग नून के हाथों को मजबूत किया और आप सब मीडिया के गलों पे चलाई, ऑपोजिशन के गलों पे चलाई, आजाद मीडिया पे चलाई। और आप ये चीज याद रखिएगा एक और कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो सिंध की अवाम का पानी ये बेचेंगे और उनका सिंध की अवाम का के सिरों का सौदा करेंगे। और वो कैसे? पिछले दिनों नैब ने एक रेफरेंस तैयार किया जिसमें कायम अली शाह का नाम डाला गया, जिसमें आपके शर्जील मेमन का और एक बिजनेसमैन का, उसका दायरा वसी करके वो खुरा जो है वो आगे लेके जाएंगे और ये मजबूर करेंगे पीपल्स पार्टी को कि वो अपने घुटने टेकें और चोलिस्तान में जो 1 लाख एकड़ जमीन SIFC के तहत कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए मुख्तस की गई है, उसका पानी जो है दरिया सिंध से वहां पे डाइवर्ट करने के लिए आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो सिंध की अवाम का सिर का सौदा करेंगे और सिंध का पानी वहां पे डाइवर्ट होगा। ये मेरी प्रश्न को याद रखिएगा। उमर अयूब वालिद साहब मेरे दुनिया में नहीं रहे। It's all right, go on. उमर साहब ने कहा कि हम सिस्टम में रहते हुए सिस्टम से लड़ेंगे और इसको दुरुस्त करेंगे।